हम एक लड़की को देखते हैं जो सड़क के किनारे खड़ी होकर एक एसयूवी के टायर को काट रही होती है। वो उसके विंडस्क्रीन पर एक पर्चा भी लगाती है जिसमें ये बताया गया है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जिसके बाद हम यहाँ से पहुँचते हैं एक सुपरमार्केट के स्टोर रूम में, जहाँ पर एक लड़का फोन पर 56 आवर्स टाइप करके मैसेज भेजता है और फोन को स्टोर की ऊपरी शेल्फ पर फेंक देता है। यहाँ से हम आते हैं एक बड़े से घर में, जहाँ एक लड़की सफाई कर रही होती है। सफाई करके वो सर्वर रूम की तरफ जाती है और सीसीटीवी के डीवीआर में तारीख को 2 दिन आगे बढ़ा देती है, जबकि वो कैमरा हिस्ट्री डिलीट करके घर की मालकिन को कॉल करके बताती भी है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और बाहर आकर वो हिस्ट्री डिलीट करने वाली बात किसी को मैसेज पर कहती है। अब यहाँ से सीन बदलता है जिसमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बैग पैक करके तेजी से एक वैन की तरफ बढ़ता है। वैन की ड्राइविंग सीट पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने उस एसयूवी के टायर काटे थे। जिसके बाद अब एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बीमार लड़की को जो कैंसर पीड़ितों के सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा है। मीटिंग के बाद वो चर्च से बाहर निकलती है और अपने मोबाइल को तोड़ देती है। जिसके बाद हम पहुंचते हैं एक नाइट क्लब में, जहां 2 जंकीज नशा कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं और यहाँ से हमको दिखाया जाता है एक कपल को, जिसमें आदमी अपनी बंदूक लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। ये सब देख उसकी वाइफ उसको सेफ घर पर वापस आने को कहती है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं वेस्ट टेक्सास का सीन, जहाँ टायर वाली लड़की एक ताला तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पर उसका साथी उसको बताता है कि एक कार बहुत तेजी से उनकी ओर आ रही है। कार में हम देखते हैं उस सफाई करने वाली लड़की और बीमार लड़की को, जिसमें से बीमार लड़की का नाम थियो होता है। थियो गाड़ी से निकलकर टायर वाली लड़की को सोचिल नाम से बुलाती है। सोचिल एक बार फिर से ताला काटने की कोशिश करती है, जिसको थियो सिर्फ लात मारकर ही खोल देती है। दूसरी ओर उस सुपरमार्केट वाले लड़के की नींद एक बस में खुलती है, जहाँ पर वो चारों तरफ तेल के कुओं को देखता है। जबकि कुछ देर बाद बंदूक वाले आदमी को सुपरमार्केट वाला लड़का रास्ते में पैदल चलता हुआ मिल जाता है, जिस पर वो उससे पूछता भी है कि क्या तुम नॉर्थ डेकोटा से पैदल चलकर आए हो। अब वो दोनों खुदाई का सामान साथ में लेकर ताले वाले घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ दोनों की बातचीत से हमको पता चलता है कि स्टोर वाले लड़के का नाम माइकल है और बंदूक वाले का नाम ड्वेन है। यहाँ माइकल अपने बैग को किसी को हाथ नहीं लगाने देता और सीधे वर्कशॉप की तरफ चला जाता है और यहाँ पर सफाई वाली लड़की सबको अपना नाम अलीशा बताती है। इस प्रकार टीम के सभी मेंबर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इस छोटे से परिचय के बाद सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ माइकल अपने बैग से कुछ केमिकल्स निकालना शुरू कर देता है। इधर थियो और अलीसा अमोनियम नाइट्रेट और लेड को पीसने में लग जाती हैं। इधर हम देखते हैं ड्वेन को, जो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा होता है और माइकल के घर के बाहर केमिकल्स की मदद से एसिड बनाने की कोशिश में लग जाता है। ड्वेन गाड़ी के एयरबैग्स में छुपाए हुए कुछ केमिकल्स को निकालता है और तभी हम दूर से जंकीज जोड़े को आते हुए देखते हैं, जो देर से आने के लिए सभी से माफी मांगते हैं और हम जान पाते हैं कि इनमें से लड़की का नाम रोवन और लड़के का नाम लोगन होता है। वहाँ से ड्वेन, सोशिल, लोगन और रोवन ये चारों एक निर्धारित जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ ड्वेन बाकियों को जीपीएस की मदद से खोदने वाली जगह पर लेकर जाता है। यहाँ हमें फिर से उस ताले वाले घर को दिखाया जाता है, जहाँ माइकल और शॉन केमिकल कंपाउंड बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन माइकल शॉन पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। घर के बाहर थियो और अलीशा एक बड़े से ड्रम में एक मिक्सचर को बनाने में लगे होते हैं और यहाँ माइकल का कंपाउंड भी रेडी हो रहा होता है। तभी ड्वेन का फावड़ा तेल की पाइपलाइन से टकरा जाता है। सोशिल रोवन को अपना फावड़ा पकड़ाती है और गड्ढे से बाहर निकलकर कुछ दूरी से उस गड्ढे को देखने लगती है। अगले सीन में सोशिल की बैक स्टोरी में एक कब्रिस्तान को दिखाया जाता है, जहाँ एक ताबूत गड्ढे में उतारा जा रहा है और वहाँ सोशिल और थियो दोनों मौजूद होती है। अंतिम संस्कार के बाद हम सोशिल के घर पहुंचते हैं, जहाँ थियो और सोशिल की बातों से पता चलता है कि उस साल उस एरिया में भीषण गर्मी के कारण कई लोग मारे गए, जिनमें से एक सोशिल की माँ भी थी। सोशिल और शॉन शिकागो में एक साथ पढ़ते थे और वो एनवायरमेंट के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, जहाँ पहली बार हमें सोशिल की क्रांतिकारी सोच के बीच दिखाई पड़ते हैं। सोशिल की सोच से शॉन भी प्रभावित होता है। वो दोनों मिलकर इस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे, जिसकी प्लानिंग वो जल्द ही चालू कर देते हैं। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में वापस आती है और टेक्सास की शेड को दिखाया जाता है, जहाँ शॉन थियो और एलिशा को अपने डेटोनेटर का डेमो दिखाता है। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और आकर शॉन को वर्कशॉप में बुलाता है, जहाँ माइकल शॉन को एक फायर एक्सटिंग्विशर देकर 20 फीट दूर जाने को कहता है। इस बार माइकल भी कुछ सहमा हुआ सा लगता है और बाहर शॉन भी बेचैन से दिखाई पड़ता है। माइकल डेटोनेटर से डेटोनेट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है बर्फ से ढके हुए नॉर्थ डेकोटा को, जहाँ पर माइकल अपने टीनेज के दौरान रहा करता था। उसके इस शहर में एक रिफाइनरी भी होती है, जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो बाहर से आए हुए वर्कर्स से अक्सर झगड़ा कर लिया करता था। आगे अगले सीन में माइकल और उसकी माँ के बीच झगड़ा हो जाता है, जिससे नाराज होकर माइकल घर छोड़ देता है और एक सुपरमार्केट में जाकर काम करने लगता है, जहाँ उसे हर वो जरूरत का सामान मिल जाता है जिससे एक घरेलू बॉम्ब बनाया जा सकता है। माइकल अब धीरे धीरे बॉम्ब बनाना चालू कर देता है और अपने इसी काम को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगता है, जहाँ कुछ समय बाद सोशल उससे कॉन्टेक्ट करती है। वापस अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ धमाके की आवाज सुनकर सब वर्कशॉप की तरफ भागते हैं। धमाके से माइकल किसी तरह बचकर बाहर आ जाता है और सभी उसको देखकर गले लगा लेते हैं। कुछ ही समय बाद शाम के खाने की तैयारियां चालू हो जाती हैं, जहाँ से रोवन टॉयलेट के लिए चली जाती है। रोवन जहाँ जाती है वहाँ उसको एलिशा और थियो एक ड्रम को ले जाते हुए नजर आते हैं। ऐसा देख रोवन उनकी फोटो ले लेती है। सारे दिन की मेहनत के बाद सब लोग बारबेक्यू पार्टी के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहाँ माइकल अपना काम खत्म करके सबसे आखिरी में आता है। खाने के बाद उन लोगों में चर्चा चालू होती है कि क्या इन सब के बाद लोग उनको टेररिस्ट बुलाएंगे। कुछ लोग इसका जवाब हाँ में देते हैं, तो वहीं कुछ लोग
इसको ये कहकर इनकार कर देते हैं कि इससे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन आखिर में सब लोग इसी बात पर सहमति जताते हैं कि उन्हें लोगों के द्वारा टेररिस्ट ही बुलाया जाएगा। एलिशा का मानना है कि ब्लास्ट से नुकसान तो होगा, चाहे वो फाइनेंशियली क्यों ना हो, क्योंकि इससे लोगों की जिंदगी पर भी फर्क पड़ेगा। आगे हम देखते हैं रोवन ने जो फोटोज क्लिक की थी वो एक मैसेज के साथ किसी को सेंड कर देती है, मतलब कि समथिंग इज कुकिंग। अब रात को सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, जहां हम माइकल को देखते हैं जो कुछ परेशान सा लगता है, और ये देख ड्वेन उसको सोने को कहता है। यहाँ से आगे हमें ड्वेन की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि टेक्सास में ड्वेन की पुश्तैनी जमीन है, जहाँ से वो एक ऑयल वर्कर को बंदूक के जोर पर डराकर भगा देता है। अब हम एक एनजीओ के वर्कर को देखते हैं जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, जो शॉन ड्वेन जैसे लोगों की परेशानियों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है, जहाँ उसकी बातों से हमको पता चलता है कि सरकार ड्वेन और उसके जैसे और लोगों की जमीन जब्त करके उस पर पाइपलाइन बिछाना चाहती है, जिससे ड्वेन खुश नहीं है। और इन सब बातों पर ज्यादा सवाल जवाब से ड्वेन नाराज हो जाता है। रैप अप के बाद शॉन ड्वेन से आके मिलता है और उसको अपने प्लान के बारे में बताता है। ड्वेन भी डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा उनके तरीके पर भरोसा करता है। ड्वेन उस इलाके को काफी अच्छे से जानता था, इसीलिए आगे की प्लानिंग के लिए वो पाइपलाइंस की फोटो भी ले लेता है। साथ ही में वो दो ऐसी जगह भी ढूंढ लेता है जहाँ वॉल बंद करने से ऑयल स्पिल नहीं होगा। अब सीन बदलता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है, लेकिन आज भी रोवन और लोगन सबसे लेट उठते हैं। टीम के सभी मेंबर्स एक जगह आकर इकट्ठा होते हैं, जहाँ माइकल एक बार फिर से सबसे पूछता है कि क्या उनमें से कोई पीछे हटना चाहता है, लेकिन सबकी सहमति आ जाने पर वो लोग बॉम्ब लगाने के लिए निकल जाते हैं। निर्धारित जगह पर पहुंचकर सबसे पहले विस्फोटक ड्रम को सावधानी से गड्ढे में उतारना शुरू किया जाता है। ये वही गड्ढा होता है जिसको शुरुआत में सोशिल, ड्वेन, लोगन और रोवन ने मिलकर खोदा था। तभी सोशिल वहाँ एक ड्रोन को देखती है, जिसे ड्वेन मारकर नीचे गिरा देता है। वो एक सर्वे ड्रोन होता है जो मेटल डिटेक्ट करता है। इधर माइकल भी चार्ज लगाकर बॉम्ब को रेडी कर देता है। अब यहाँ से टीम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जहाँ रोवन और लोगन कंट्रोल वॉल्व की तरफ जाते हैं और बाकी सभी लोग बॉम्ब की दूसरी लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। रोवन और लोगन वॉल्व की लोकेशन पर पहुंचकर वॉल्व को तुरंत बंद नहीं करते, क्योंकि बाकी की टीम दूसरी लोकेशन पर पहुंचकर बॉम्ब को पाइपलाइन से बांध रही होती है। लेकिन तभी अब यहाँ पर आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। ड्रम का वेट ज्यादा होने के कारण स्ट्रैप्स कटना चालू हो जाती है। इस पर शॉन की नजर पड़ जाती है। माइकल के अनुसार अब वो लोग एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं और अब किसी भी हालत में वो पीछे नहीं हट सकते। तभी स्ट्रैप टूट जाती है और ड्रम नीचे आकर गिरता है, जिसके बाद एक बार फिर से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ एलिशा की तरह थियो भी एक सफाई कर्मचारी होती है। एक दिन अपने काम के दौरान वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर उसको बताते हैं कि उसको कैंसर है, जो केमिकल प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरी के पास रहने वाले लोगों में अक्सर पाया जाता है। थियो के पास अब ज्यादा समय नहीं है और वो अपने शहर की रिफाइनरी को अपने इस हालत का जिम्मेदार मानती है। ये उसी समय की बात होती है जब सोशल पढ़ाई छोड़कर अपने पाइपलाइन वाले प्लान का काम करना चालू करती है। थियो सोशल का आइडिया अलीशा को बताती है, जिसको सुनकर अलीशा इस आइडिया से ज्यादा खुश नहीं होती। इधर पाइपलाइन के दूसरे पॉइंट पर ड्रम सीधे अलीशा के पैर पर गिरता है, जिसमें उसका एक पैर टूट जाता है। ड्वेन उसको स्प्रे लगाता है, लेकिन सोशल को तो डीएनए एविडेंस की चिंता सताती है। ये देख माइकल गुस्सा होने लगता है, जिस पर शॉन उसको ये याद दिलाता है कि उसने उसको रुकने के लिए कहा था। इधर वॉल्व की लोकेशन पर रोवन और लोगन सिग्नल का वेट करते हैं। कैसे भी करके स्ट्रैप्स को किसी तरह बांधकर वो लोग ड्रम को पाइपलाइन से बांध देते हैं, जबकि माइकल भी बहुत जल्दी से दूसरे बॉम्ब को रेडी कर देता है। ये देख सोशल भी रोवन और लोगन को सिग्नल भेज देती है। सिग्नल को देखकर रोवन और लोगन बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद प्लान के हिसाब से सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास 1 घंटे का समय होता है। अब वाल्व की लोकेशन पर लोगन और रोवन एक्साइटमेंट में वाल्व बंद करना ही भूल जाते हैं और वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से अलीशा 24 तारीख से पहले हॉस्पिटल नहीं जा सकती थी। माइकल पहले बॉम्ब के पास निगरानी के लिए पहुंच जाता है और वहीं हम देखते हैं ड्वेन को, जो वहीं एक बार में शराब पी रहा होता है। रोवन और लोगन के पास अभी भी 50 मिनट का समय है, लेकिन तभी वहां पर ऑयल कंपनी के 2 वर्कर्स आ जाते हैं, जो उस खोए हुए ड्रोन को ढूंढ रहे थे, जिसको ड्वेन ने मार गिराया था। देखने से तो ऐसा लगता है कि रोवन और लोगन पकड़े जाएंगे, लेकिन किसी तरह वो वहां से बच के निकल जाते हैं। लेकिन तभी लोगन को ये याद आता है कि अगर ये वर्कर्स ड्रोन तक पहुंचे तो बॉम्ब भी इनके हाथ लग जाएगा और सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसलिए वर्कर्स का ध्यान भटकाने के लिए लोगन उनके ट्रक के टायर को काट देता है और मौका मिलते ही कम्युनिकेशन केबल्स को भी कट कर देता है। मगर वो वर्कर्स भी चालाक थे, जो समझ जाते हैं कि उनके अलावा भी यहाँ पर कोई और है। उनका ध्यान हटाने के लिए लोगन वहाँ से भागना चालू कर देता है। लोगन और रोवन पहले भी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, जिसके बाद हम फ्लैशबैक में आते हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि एक डैम प्रोटेस्ट में रोवन को पुलिस ने पकड़ लिया था और 15 साल की जेल का डर दिखाकर पुलिस उसे अपने साथ काम करने को कहती है। रोवन भी किसी भी हालत में जेल नहीं जाना चाहती थी। अब ये बात सोचने वाली है कि कहीं रोवन ने अलीशा और थियो वाली फोटोज पुलिस को तो नहीं भेज दी। खैर आगे हम देखते हैं कि उसी दौरान लोगन की मुलाकात शॉन से लाइब्रेरी में होती है, जो हाउ टू ब्लो अप ए पाइपलाइन नाम की किताब पढ़ रहा होता है। उसकी बातें सुनकर शॉन को लगता है कि वो उनकी टीम का मेंबर बन सकता है, इसीलिए वो उसको सोशल से बुलाता है। प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ मौका मिलते ही रोवन गेट की तरफ भागती है, जिस पर ताला लगा हुआ है। यहाँ माइकल और शॉन बॉम्ब्स की लोकेशन पर रोवन और लोगन के सिग्नल का इंतजार करते हैं, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। ड्वेन अपने बार में और बाकी की तीनों लड़कियां भी एक सेफ
सेफ लोकेशन पर उनके सिग्नल का इंतजार करती है। आखिरकार वो वॉल्व तक पहुंच जाती है और तेल की सप्लाई को बंद कर देती है। यहाँ से वो अपनी बाकी की टीम मेंबर्स को सिग्नल भेजकर बता देती है कि तेल सप्लाई बंद कर दी गई है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार ये सब लोग बेसब्री से कर रहे होते हैं और फाइनली वो दोनों बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और उसकी वाइब्रेशन ड्वेन की बार तक पहुंचती है। प्लान के अकॉर्डिंग तेल में आग नहीं लगती, बस पाइपलाइन का एक ही सेक्शन उड़ता है। यहाँ पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है जहाँ पर हम रोवन को पुलिस को इमरजेंसी सिग्नल भेजते हुए देखते हैं और घायल लोगन उससे मदद मांगता है। प्लान के मुताबिक घायल अलीशा घर की तरफ निकल जाती है जहाँ रास्ते में उसको शॉन मिलता है और दोनों मिलकर माइकल का इंतजार करने लगते हैं। रोवन घायल लोगन को एक मोटल में ले जाती है और माइकल भी शॉन और अलीशा के पास पहुंच जाता है। सोशल और थियो शेड से एविडेंस मिटाना चालू कर देते हैं। वहीं रोवन लोगन के हाथ से गोली निकाल देती है जिसके बाद वो एक FBI एजेंट से मिलती है। यहाँ ऑफिसर एक्सप्लोजन से नाराज होती है जिसके चलते रोवन उसे अपना फोन पकड़ा देती है जिसमें तमाम सबूत हैं। माइकल, शॉन और अलीशा पुलिस को ड्वेन के शहर की तरफ जाता देखती है जहाँ ड्वेन अभी भी बार में बैठा हुआ दारू पी रहा होता है। दूसरी ओर थियो और सोशल शेड में आग लगा देती है। फाइनली हम अलीशा की कहानी पर पहुंचते हैं जो सोशल से रोवन को लेकर बेहद नाराज है। रोवन ने उनको बता दिया है कि वो पुलिस के लिए काम कर रही है, लेकिन सोशल चाहती है कि पाइपलाइन के एक्सप्लोजन के बाद रोवन उसे और थियो को पुलिस के हवाले कर दे। सोशल आगे कहती है कि पुलिस को केस इतनी जल्दी सॉल्व करने के लिए वाहवाही मिलेगी, लेकिन साथ ही हमारी गवाही से लोगों को पता चलेगा कि हमने ऐसा क्यों किया। लोगों को पता चलेगा कि कैसे एक लड़की की माँ हीट वेव से मारी गई और उसी शहर की दूसरी लड़की जिसको ऑयल रिफाइनरी की वजह से कैंसर हो गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही शेड पूरी तरह से आग के हवाले हो चुका था। छानबीन करके पुलिस थियो और सोशल को पकड़ लेती है। इधर FBI ऑफिसर रोवन को अंडरग्राउंड होने के लिए पैसे दे देती है। तभी सोशल का सोशल मीडिया पर प्री रिकॉर्डेड मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद हम सोशल को जेल में और थियो को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ रोवन और लोगन भी कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। शॉन अपनी पढ़ाई वापस चालू कर देता है। ड्वेन अपनी बीवी के साथ नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू करता है। अब उनके साहस से भरे इस काम ने एक मुहिम का रूप ले लिया है और हम वही पर्चा लगा हुआ देखते हैं जिसको शुरू में सोशल ने SUV के विंडस्क्रीन पर लगाया था। जिसके साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है जबकि रॉटेन टोमेटोज पर इसे 94% लोगों ने पसंद किया है। ये कहानी किसी को आतंकवाद की तो किसी को क्रांति की लड़ाई लग सकती है, लेकिन मेरी मानो तो ये लड़ाई पूरी ह्यूमैनिटी के नकाब के पीछे उन राक्षसों के खिलाफ है जिनकी वजह से ऐसी बीमारियां और मौतें होती हैं। सोचो क्या गुजरा होगा उस लड़की पर जिसकी माँ एनवायरमेंटल एक्सीडेंट का शिकार हो गई। सोचो उस लड़की के बारे में जिसने अपने जीवन में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक रिफाइनरी की वजह से